नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं। उसमें नया कुछ भी नहीं है, फिर हम ये नया पाठ क्यों पढ़ें? हाँ, मैं कह रहा हूँ नया कुछ भी नहीं है और फिर नया पाठ शुरू करना है। तो नया कुछ भी नहीं है से मतलब मेरा है कि स सारी जानकारियाँ हैं आपको उस पाठ के बारे में, है ना? हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोगी चीज़ें क्या है, जिनके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते? तो आपका आंसर वही होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, हवा और पानी, है ना? बिना हवा, पानी के हम ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते। बाकी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन वो ना भी रहें, तो हम कुछ समय तो जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा और पानी के हम जीवित नहीं रह सकते, है ना? ये हमको कहाँ से मिलते हैं? मुख्य जो स्रोत हैं इसके क्या हैं? इनको लाने वाला कौन है? तो आपका उत्तर बिल्कुल होगा कि पेड़-पौधे हैं, जो हमारे वातावरण को संतुलित बनाए रखते हैं, हवा को शुद्ध बनाए रखते हैं और बहुत हद तक वर्षा के भी कारण बनते हैं, तो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं पेड़-पौधे, है ना? तो पेड़-पौधों के बारे में आप नहीं जानते हैं? सब कुछ जानते हो आप, है ना? पेड़-पौधे हमें शुद्ध हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं, है ना? और जो हमको फल-फूल, अनाज जो मिलता है पेड़-पौधों से ही प्राप्त होता है। उनके बिना तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है ना? तो उनके महत्व के बारे में आप हर विषय में पढ़ रहे हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे विज्ञान हो या और कोई विषय। हर विषय में पढ़ते हो, आपको सारी जानकारियाँ हैं। फिर हम ये पाठ जो नया पाठ है प्रिय पौधे क्यों पढ़ना है? तो आप एक बात दिमाग में हमेशा रखिए, कोई भी पाठ हम पढ़ रहे हैं हिंदी का, तो उसमें मुख्य रूप से हम अपनी भाषा को इम्प्रूव करना है ना? हमारी भाषा को समृद्ध करना है, रिच करना है, उसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो नए-नए शब्द सीखना है, नए शब्दों के अर्थ जानना है, उनको वाक्यों में प्रयोग करना जानना है। हमारा उद्देश्य केवल वही रहता है, ठीक है? साथ में हम बहुत सारी जीवन मूल्य चीज़ें भी सीखते जाते हैं, जो कि दूसरे विषयों में भी आप सीखते हो। तो इस पाठ में भी जीवन मूल्य हैं आपको, है ना? पेड़-पौधों से संबंधित, लेकिन साथ ही साथ आप कोशिश करो कि आप अपना शब्द भंडार बढ़ाओ, है ना? वोकैब्युलरी शब्द भंडार बढ़ाना है। अगर हम भाषा में आगे बढ़ना है, भाषा सीखना है, मुख्य रूप से आपको क्या सीखना है भाषा में? आपको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, है ना? ये अगर 3 चीज़ें नहीं आ रही हैं आपको तो फिर भाषा सीखने का क्या मतलब है? ठीक है? तो सबसे आसान जो ज़रिया है भाषा सीखने का वो है वोकैब्युलरी को बढ़ाना, शब्द भंडार बढ़ाना। जैसे-जैसे आप शब्द भंडार बढ़ाओगे, आपका जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ते जाएगा और आपकी भाषा समृद्ध होगी, रिच होगी, है ना? और आप भाषा में जो भी काम करना चाहते हो, कर सकते हो। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखना है कि हमको अपनी भाषा बढ़ानी है। उस उद्देश्य को ध्यान में रखते ही हम हर पाठ पढ़ना है, सुनना है और करना है। ठीक है? तो आज हम एक नया पाठ शुरू करेंगे, प्रिय पौधे। ठीक है? ध्यानपूर्वक सुनिए। अभी हम लोग कक्षाओं में नहीं मिल रहे हैं, तो हर एक शब्द का अर्थ बताने में या हर एक शब्द के बारे में आपके डाउट्स क्लियर करने में बहुत ही मुश्किल हो रहा है ना? पहले हम कक्षाओं में थे तो कई तरह की शंकाएँ, डाउट्स आते थे आपको, हम क्लियर करते थे। अभी वो जब जब से ऑनलाइन क्लासेस आए तो हम वो नहीं कर पा रहे हैं, लिमिटेड क्लास भी है। तो ध्यान आप लोग जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए, है ना? कि हम भाषा सीखें तो नए-नए शब्दों के अर्थ जानने की कोशिश हमको करते रहना है, ठीक है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो बच्चों हमारा नया पाठ है पाठ 13 प्रिय पौधा, ठीक है? प्रिय
पौधा। पाठ के नाम से ही आपको समझ में आ जा रहा है कि किसके बारे में होगा, ठीक है? इसको पढ़ेंगे, अगर इस पाठ का कुछ और नाम आप देना चाहते हो, तो आप पढ़ के कुछ और नाम भी दे सकते हो, ठीक है? हरित के घर के पिछवाड़े छोटा-सा आँगन था। आँगन में एक बगीचा था। बगीचे में छोटे-बड़े अनेक पौधे थे। कुछ पौधे क्यारियों में लगे हुए थे। गमलों में भी तरह-तरह के पौधे थे। क्यारियों में मौसम की सब्जियों के अनेक पौधे थे। उन पौधों में कुछ बेलें भी थीं। बेलें बड़े वृक्षों के सहारे ऊपर की ओर चढ़ी हुई थीं। हरित की ताई की पेड़-पौधों में बहुत रुचि थी। घर के काम-काज से उन्हें जो भी समय मिलता, उसे पेड़-पौधों की देखभाल में ही बिताती। रसोई के लिए वह अधिकांश सब्जियां अपने बगीचे में ही उगाती। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए एक बालक है हरित, है ना? तो उसके घर के पिछवाड़े यानी उसके घर के पीछे एक आंगन था। आंगन आपको मैं बताऊंगा अभी क्या है, ठीक है? तो ये आंगन जो है उसके घर के पिछवाड़े मतलब बैक साइड ऑफ द हाउस था। आंगन में एक बगीचा था और बगीचे में क्या थे? छोटे-छोटे अनेक पौधे थे, पेड़-पौधे थे और कुछ पौधे क्यारियों में लगे हुए थे। गमलों में भी कुछ पौधे थे। क्यारियों में मौसम की सब्जियों के अनेक पौधे थे, है ना? तो बहुत थोड़े पौधे क्यारियों में लगे थे, थोड़े पौधे गमलों में लगे हुए थे और सब्जियों के भी पौधे लगे हुए थे। उन पौधों में बेलें भी थीं। बेलें बड़े वृक्षों के सहारे ऊपर की ओर चढ़ी हुई थी। तो बेलें आपको मालूम ही है ना? वो पेड़ों के सहारे ऊपर चढ़ी हुई थी। तो हरित की ताई की पेड़-पौधों में बहुत रुचि थी। उनकी एक ताई थी, है ना? ताई किसे कहते हैं? ये भी बताऊँगा मैं अभी आपको। तो उनकी जो ताई थी, वो उनको बहुत रुचि थी पेड़-पौधों में। घर के काम-काज से उन्हें जो भी समय मिलता था, वो घर के काम-काज होने के बाद उनके उनके घर के जो भी काम थे, वो सब पूरे हो जाते थे। उनका खाना बनाना, साफ-सफाई, जो भी काम है उनके घर के, है ना? वो हो जाते थे, तो पेड़-पौधों की देखभाल करती थी। रसोई के लिए वे अधिकांश सब्जियाँ अपने बगीचे में ही उगाती और उनकी जो सब्जियाँ थीं घर में जो सब्जियाँ बन रही हैं, वेजिटेबल्स बन रहे हैं, ज़्यादातर वेजिटेबल जो है वो अपने बगीचे में ही उगाती थी, है ना? तो इधर थोड़े नए शब्द आए हैं, उन शब्दों को मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आप लोग। तो बच्चों इस पैराग्राफ में कुछ नए शब्द आए, है ना? जैसे आँगन, आँगन शब्द आँगन का अर्थ होता है, ये जो घर है ना आपका, ये मान लीजिए घर है आपका, तो उसके सामने जो जगह होती है, प्लेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आँगन कहते हैं। अंग्रेजी में अगर मैं बताऊँ तो कोर्टयार्ड, है ना? तो आँगन था उसके घर के पीछे, हरित के और उसमें क्या था उसके? हुँ, बताइए क्या था? बगीचा था, है ना? तो बगीचा था, बगीचा यानी मालूम है ना आपको गार्डन, आपके घर के सामने भी जो आँगन होगा, आजकल तो लोग आँगन रखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो रखते हैं आँगन तो फल-फूल और सब्जियों के पेड़ पौधे तो लगाते हैं ना, तो उसके घर के पीछे जो बगीचा था उसमें भी इस तरीके के सब्जियों के और फूलों के और फल के पेड़-पौधे लगे हुए थे, ठीक है? और क्यारी एक नया बिल्कुल नया शब्द आया ना आप लोगों के लिए क्यारी। तो ये जो क्यारी है आप यहाँ देखिए ये पेड़-पौधे जो है कैसे लगे हुए हैं, पौधे कैसे लगे एक लाइन में लगे हुए हैं ना, बिल्कुल एक लाइन में लगे। तो इनके बीच ये लाइनों को ही वास्तव में क्यारी कहा जाता है, क्यारी, ठीक है? क्यों ऐसा रखा जाता है कि हम जो वो पानी दे सकें जब पेड़-पौधों को तो ठीक से पहुँच सके पानी इनको, है ना? अगर पूरा इसको अच्छे से ना लगाएँ मतलब एक सही लाइन में ना लगाएँ, इधर-उधर सब लगा दें तो इनके बीच में चलने के लिए भी प्रॉब्लम होगा और हम जो है पानी भी ठीक से नहीं दे पाएँगे। तो अगर हम यहाँ पानी शुरू करते हैं डालना तो पूरे पौधों को मिल जाता है। तो इसलिए क्यारियों में लगाया जाता है। आप कभी जाएँगे ना
किसी खेत में तो देखेंगे क्यारियों में पौधे लगते हैं। तो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा ना, बहुत सारे पौधे क्यारियों में लगे थे और बहुत सारे पौधे किसमें लगे हुए थे? गमलों में भी लगे हुए थे। देखिए आगे चलेगी स्लाइड। तो गमले गमले तो मालूम है आपके घरों में रहते हैं, तो बहुत थोड़े पौधे गमलों में लगे थे, थोड़े क्यारियों में लगे हुए थे, है ना? तो और उसमें बहुत सारे क्या थे? बेलें भी थी, है ना? ये देखिए बेल यानी आपको मालूम है या फिर इसकी अंग्रेजी बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? नहीं अंग्रेजी बता देंगे आपको, वही सीखोगे आप। बेल यानी आपको मालूम ही नहीं होगा, इसको बेल कहते हैं और एक शब्द है इसके लिए हिंदी में लता, ठीक है? तो लता भी कहा जाता है और जो उस उनकी ताई थी, ताई भी मैंने बोला था आपको कि बताऊँगा ताई यानी क्या होता है। तो ताई का अर्थ होता है अ, आपके जो पिताजी हैं, फादर हैं, वो उनके जो बड़े भाई हैं, है ना? उनको आप क्या कहते हो? बड़े पापा कहते हो ना? तेलुगु वाले क्या कहते हैं? पेद्दनायना, है ना? तो वो जो उनकी तो पेद्दनायना जो तेलुगु में है, हिंदी में बड़े पापा है ना? और तायबा भी बोलते हैं थोड़े लोग, है ना? तो वो उनको जो है ताऊ कहा जाता है हिंदी में, ठीक है? तो ताऊ की जो पत्नी है, वो ताई, ठीक है? जो छोटे भाई हैं आपके पापा के, वो क्या कहलाते हैं? चाचा, है ना? तो चाचा की वाइफ को चाची, ठीक है? और ताऊ की जो वाइफ है उनको ताई। तो हरित की ताई को बहुत रुचि थी पेड़-पौधों में, हरित की ताई को बहुत चुड़ी रुचि थी और वही अधिकांश सब्जियाँ जो हैं वो अ, अपने बगीचे में ही उगाया करती थी, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं हम, ये देखिए ताई दिख रही हैं, है ना? बड़े मम्मी इनके, है ना? और ये कौन होगा? ये हरित होगा, है ना? ये उनका बगीचा है, ठीक है? ये घर है उनका और घर के पीछे ये आँगन है, पेड़-पौधे लगे हुए हैं, बगीचा लगा बगीचे में, है ना? तो ताई ही उनकी देखभाल करती थी, उनकी सहायता तो ये हरित करता था, ठीक है? आगे पढ़ेंगे, धीरे-धीरे हरित की रुचि भी पेड़-पौधों में बढ़ने लगी। वह बगीचे के कार्यों में अपनी ताई का हाथ बटाने लगा। एक बार हरित की ताई को किसी आवश्यक कार्य से शहर से बाहर जाना पड़ा। उनकी अनुपस्थिति में हरित ने पेड़ पौधों की देखभाल बहुत लगन से की। ताई ने जब वापस आकर अपना बगीचा देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। कुछ दिन बाद वह अपनी ताई को पेड़ पौधों के विषय में नए नए सुझाव देने लगा। उनमें इ- उनमें कुछ सुझाव बहुत उपयोगी होते, है ना? तो आपको पढ़ने में ही समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान पैराग्राफ है, कुछ भी इसमें कठिन शब्द ज्यादा नहीं आए हैं। कि जो हरित था वो सहायता करता था अपने ताई की, तो सहायता करने में जो है उसकी रुचि भी बढ़ती गई। अगर आप कोई काम शुरू करते हो, है ना? प्रारंभ में उतना रुचिकर नहीं दिखता है, लेकिन जैसे-जैसे वो काम आप करने लगते हो तो उसमें रुचि बढ़ते जाती है ना? जैसे हम ऑनलाइन क्लास जब शुरू किए थे, तो उस समय उतना हमको इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि जानकारियाँ कम थी, कैसे पढ़ाना है या कैसे पढ़ना है। लेकिन धीरे-धीरे इसमें इतनी रुचि आ गई है कि फिर अब इसको बदलने में थोड़ा मुश्किल दिख रहा है अभी, है ना? तो नुकसान तो बहुत है, आँखों को नुकसान है, शरीर को नुकसान है। लेकिन अभी जो है हम रुचि से कर रहे हैं तो आप देखोगे कि हमारी कक्षाएँ पहले की कैसी थी और अब की कैसी हैं, बहुत डिफ़रेंस आया है ना? तो हम जब कोई काम रुचि से करने लगते हैं तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से ये जो हरित है उसने भी रुचि से इसमें काम लिया, है ना? तो अब रुचि का मतलब तो आप समझ गए होंगे, है ना? दिलचस्पी, अभी भी नहीं समझे? इंटरेस्ट, है ना? तो रुचि यानी इंटरेस्ट। तो और एक बार जब ताई को बाहर जाना था शहर में तो उनकी अनुपस्थिति में, है ना? अनुपस्थिति यानी वो वहाँ पे नहीं थी। अनुपस्थिति एक्चुअली एब्सेंस, है ना? तो यहाँ पे वो नहीं थी तो उसकी पेड़-पौधों की देखभाल हरित ने किया और बहुत अच्छे से किया तो ये बहुत प्रसन्न हुई। उसकी पीठ भी थपथपाई, है ना? उसकी पीठ पे आके मारा, ठीक है? हाँ?
पीठ पे मारा नहीं, पीठ पे मारना नहीं, ये मुहावरा है और इसका अर्थ क्या होता है? शाबाशी देना, है ना? ये सारे जो नए शब्द लगे मुझे जो आए इसमें मैं वो अभी बताऊँगा आपको, ठीक है? तो और हरित जो है साथ-साथ में सुझाव भी देने लगा मतलब वो इतना रुचि लेने लगा इन चीज़ों में कि उसका ज्ञान भी बढ़ने लगा, जानकारियाँ बढ़ने लगी, तो वो सुझाव भी देने लगा, सजेशन भी देने लगा अपनी ताई को कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो भी अच्छा लगा उसकी ताई को, है ना? तो इसमें और भी जो नए शब्द आए हैं मैं आपको बताता हूँ अभी। ये एक नया शब्द आया ना इसमें हाथ बटाना। तो हाथ बटाना मैंने एक चित्र भी बनाया है देखिए इधर पे। तो चित्र देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हाथ बटाने से मतलब क्या है। देखिए मुहावरे हमेशा ऐसे ही होते हैं, मैं आपको जब भी मुहावरे बताता हूँ तो मैं आपको कहता हूँ कि मुहावरों के शब्दों के अर्थ मत देखिए, है ना? इनमें छिपा हुआ अर्थ होता है। शाब्दिक अर्थ नहीं होता है ना, इसमें एक अर्थ ऐसा होता है जिसको जो कि छिपा हुआ होता है और ये मुहावरे क्रियाएँ होती हैं, वर्ब्स होते हैं, हाथ बटाना एक वर्ब है ना? और ये भी याद रखना है कि इसमें हाथ बटाना यानी हाथ कुछ अर्थ निकलता है क्या बटाना, हैं? नहीं, अगर शब्द हाथ मतलब दे देना या कुछ शेयर करना ऐसा हो गया। तो ये लेकिन यहाँ पे अर्थ क्या है? सहायता करना। तो जो हरित था वो अपनी ताई की सहायता करने लगा पेड़-पौधों की देखभाल करने के लिए। और जैसे-जैसे वो सहायता करते गया उसकी जो रुचि है वह भी बढ़ती गई, है ना? और वो अपनी ताई की अनुपस्थिति में भी जो है क्या करने लगा अ, देखभाल करने लगा, बहुत लगन से देखभाल करने लगा। एकाग्र भाव से किसी काम या बात की ओर ध्यान या मन लगने की अवस्था या भाव। यानी जब आप कोई काम बहुत ही ध्यान लगाकर जैसे कि आप पढ़ाई का काम जब परीक्षाएँ आती हैं तो कितना ध्यान रहता है आपका। जब परीक्षाएँ नहीं रहती हैं तो उतना ध्यान नहीं रहता है, कोई भी विषय हो या कुछ भी हो। अगर आपको कोई काम दे दिए, अगर वो काम आपसे पूछा जा रहा है कि कल बताना है या कल करना है, उसके अंक भी मिलेंगे, परीक्षा है, तो आप बहुत ही ध्यान से करते हो, बहुत लगन से करते हो, है ना? बहुत ध्यानपूर्वक जब काम को किया जाता है, तो उस अवस्था को, उस पोज़ीशन को हम क्या कहते हैं? लगन, ठीक है? तो लगन से हम अगर कोई चीज़ सीखेंगे, कोई भाषा सीखेंगे, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, तेलुगु हो, तो हम सीख जाएँगे, ठीक है? तो लगन से पढ़ाई कीजिए आप लोग, जैसे हरित लगन से पेड़-पौधों की देखभाल करता था। तो आपको आपकी पीठ भी थपथपाएँगे आपके माता-पिता, शिक्षक सभी लोग, है ना? शाबाशी देना, तो पीठ थपथपाना क्या होता है? शाबाशी देना, है ना? पीठ थपथपाना यानी पीठ पे मारना नहीं है, ठीक है? जब आप पीठ पे मारोगे तभी पीठ थपथपाना होगा ऐसा भी नहीं है, ये मुहावरा है, ठीक है? तो मुहावरे में मैंने अभी कहा था हाथ बटाना, ठीक है? तो वो भी मुहावरा है, उसमें भी आप शाब्दिक अर्थ नहीं ले सकते। पीठ थपथपाना में भी शाब्दिक अर्थ नहीं ले सकते आप। है ना? इसमें छिपा हुआ अर्थ होता है। इसका अर्थ क्या है? शाबाशी देना। तो उसने अच्छा काम किया और ताई को प्रसन्नता हुई, इसलिए उन्होंने ताई ने क्या किया? उसकी पीठ थपथपाई, ठीक है? तो ये कुछ नए शब्द थे, है ना? मुहावरे भी थे उसमें। मैंने उनके अर्थ बताए। आप भी इसको जो है स उपयोग कीजिए। जब तक आप इनको उपयोग नहीं करोगे, केवल हिंदी कक्षा में सुनोगे एक कान से, ईश्वर ने दूसरा कान दिया है, वो कान से निकाल दोगे, तो हिंदी या कोई भाषा नहीं सीख पाओगे। इनका उपयोग करना है, ठीक है? मुझसे बात करो, कॉल करके बात करो आप हिंदी में, बहुत प्रसन्नता होगी मेरे को, ठीक है? या फिर आपके दोस्त होंगे, हिंदी वाले दोस्त होंगे, उनसे बात करो हिंदी में। केवल आप तेलुगु में, अंग्रेजी में बात करते रहोगे तो हिंदी कभी नहीं सीख पाओगे। आगे आपको हिंदी बहुत काम आने वाली है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। हरित गिटार भी बजाता था, है ना? गिटार मालूम है आपको। जब वह गिटार बजाता तो पूरी तरह डूब जाता। कभी-कभी वह पेड़-पौधों के बीच गिटार बजाता। उसे लगता गिटार की धुन पर अनेक पेड़-पौधे नाचते हैं। वह गिटार बजाते हुए पेड़-पौधों की क्रियाओं पर दृष्टि रखने लगा। उसे लगता कि एक पौधा उसके गिटार की धुन पर विशेष आकर्षित है। जब वह गिटार बंद करता
तो उसे लगता जैसे वह पौधा उदास हो गया हो। तो यहाँ पर जो है इस पैराग्राफ में बताया गया, इस अनुच्छेद में बताया गया कि जो हरित को गिटार बजाने का शौक था, वह गिटार बजाया करता था और गिटार बजाते-बजाते वह डूब जाता था, पानी में डूब जाता था। हाँ, सही है? पानी में डूब जाता था क्या वो? नहीं, यह भी क्या है? बिल्कुल सही, ये क्या है? मुहावरा है, डूब जाना। वैसे डूब जाना यानी आप अंग्रेजी में देखो सिंक, यानी आप नदी में जा गए, ड्रॉन भी होता है। तो अगर आप नदी में कूदे और आपको तैरना नहीं आता तो डूब जाओगे, है ना? जिसको तैरना नहीं आता वो नदी में डूब जाता है, तो ये वो डूब जाना नहीं है। यहाँ डूब जाने से मतलब क्या है? ध्यान मग्न होकर कोई कार्य करना। तो गिटार बजाने में वो बहुत ध्यान मग्न हो जाता था। कभी वो पेड़-पौधों के बीच भी गिटार बजाया करता था और पेड़-पौधों के बीच गिटार बजाने के कारण के समय उसने देखा कि कुछ पौधे जो है उसको उसके गिटार बजाने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं और एक पौधा तो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। तो उसने ये बात देखा कि ऐसा हो रहा है, ठीक है? तो उसको कुछ आश्चर्य भी हुआ कि अरे ये कैसा है बोल के उसने समझा और जब वो गिटार बजाना बंद कर देता था तो वो पौधा जो है उदास हो जाता था। ठीक है, इस पैरा में जो कठिन शब्द आया है मैं वो आपको बताता हूँ। इस पैरा में देखिए एक तो ये मुहावरा आया है डूब जाना, है ना? इसको गूगल करोगे तो भी इसका करेक्ट अर्थ नहीं मिलेगा आपको, मैंने भी कोशिश किया था। लेकिन इसका अर्थ मैं आपको जो बता रहा हूँ वाक्य के अनुसार है, किसी कार्य को करते समय ध्यान मग्न हो जाना, ठीक है? तो ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है कोई कार्य में आप मग्न हो जाना, बहुत उसमें आपको और किसी चीज़ का ख़्याल ना होना। तो हरित भी जब गिटार बजाता था तो उसमें डूब जाता था, यानी ध्यान मग्न हो जाता था, है ना? और एक शब्द आया दृष्टि, तो दृष्टि तो तेलुगु में भी है ना? दृष्टि शब्द, इसका अगर उर्दू वर्ड अगर हम देखें तो नज़र, है ना? साइट। तो जब उसकी नज़र पड़ी कि एक पौधा जो है उसके गिटार बजाने की तरफ बहुत ही आकर्षित हो रहा है, ठीक है? तो उसकी नज़र पड़ी उस पे, तो उसने आगे क्या किया वो पढ़ेंगे हम। तो जब उसकी हरित की नज़र पड़ी उस पौधे पर कि वो गिटार बजाने से बहुत खुश हो रहा है और गिटार बंद करने के बाद वो उदास जैसे दिखाई दे रहा है, तो उसने क्या किया? पौधे की इस क्रिया के बारे में हरित ने अपनी ताई से बात की। ताई ने बताया, भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध करके सबसे पहले बताया था कि पेड़-पौधों में भी मनुष्य के समान ही जीवन है। वह भी मनुष्यों की भांति स्पर्श इत्यादि का अनुभव करते हैं। उनमें भी सुनने की शक्ति होती है। यह जानकारी मिलने के बाद हरित अक्सर पौधों के पास खड़ा होकर गिटार बजाने लगा। वह पौधों सॉरी पौ वह पौधा महीनों के स्थान पर दिनों में तेजी से बढ़ने लगा। उसकी उसकी पत्तियाँ आकर्षक, बड़ी-बड़ी और स्वस्थ थीं। तो यहाँ देखिए जब हरित को पता चला कि एक पौधा बहुत ही आकर्षित हो रहा है तो उसने अपनी ताई से बताया, तो उसकी ताई ने उसको जानकारी दी। आपके लिए भी ये जानकारी है कि जग हमारे जो वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बसु ने उन्होंने ये प्रयोग करके, प्रयोग यानी होता है एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट किया और बताया, सिद्ध किया, प्रूव कर दिया उन्होंने कि पेड़-पौधों में भी क्या होता है, जीवन होता है। हम भी जानते हैं ना जीवन जीवन होता है बोल के हमें कैसे पता चलता है? उसके लक्षण क्या हैं? क्या सिम्पटम्स हैं? क्या कैरेक्टर हैं कि ये इसमें जीवन है? तो जो चीज़ साँस लेती बढ़ती है ना? और जो नष्ट होती है ना? ये सारे और जो अपनी जनसंख्या भी बढ़ाती है ना? वो उनसे हमको पता चलता है कि उनमें क्या जीवन है। तो ये चीज़ किसने सिद्ध की? जगदीश चंद्र बसु ने कि पेड़-पौधों में भी जीवन होता है और उनको अगर आप स्पर्श करोगे, तो वो महसूस करते हैं,
है ना? उनको भी फ़ील होता है। और ये बात जब उसको जानकारी हो गई हरित को कि पौधों में भी जीवन होता है, वह भी अनुभव करते हैं और उसके लिए प्रतिक्रिया देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। तो उसने पेड़-पौधों के सामने विशेषकर उस पेड़ के पौधे के सामने वो गिटार बजाने लगा और वह पौधा भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। उसकी पत्तियाँ और वो पत्तियाँ भी स्वस्थ थीं, आकर्षक बड़ी-बड़ी और स्वस्थ थीं, है ना? तो इस तरीके से हरित ने पेड़-पौधों के बारे में और जानकारी प्राप्त की। इस पैरा में भी 1-2 शब्द जो हैं नए आए हैं आपको उनको सीखना चाहिए मैं बताता हूँ वो कौन से शब्द हैं। तो इस पैरा में जो है ज़्यादा कोई नए शब्द नहीं हैं अगर आप देखो तो और मैंने जो शब्द थे बता दिया जैसे प्रयोग और सिद्ध। प्रयोग यानी मैंने बताया कि किसी को मतलब प्रयोग करके जानना कि ये सच है या झूठ है यानी एक्सपेरिमेंट है ना? सिद्ध करना यानी मैंने बता दिया कि साबित करना, प्रूव करना, ठीक है? और लेकिन इस पैरा में एक वैज्ञानिक का नाम आया है, उनका नाम क्या है? जगदीश चंद्र बसु। तो इनके बारे में पाठ में बसु दिया हुआ है क्योंकि हिंदी में बसु ही बोलते हैं। एक्चुअल इनका नाम सर जगदीश चंद्र बोस आप अगर कहीं देखोगे साइंस की बुक में देखोगे और कहीं नाम देखोगे तो बोस ही देता है लेकिन इस पुस्तक में बसु दिया तो दोनों ही करेक्ट है। ठीक है? दोनों तरह से बोला जाता है। तो ये जो जगदीश चंद्र बसु थे उन्होंने 1901 में स 10 मई दिया हुआ है 1901 10 मई में ये साबित कर दिया कि ये सिद्ध कर दिया कि पेड़-पौधों में भी जीवन होता है। उसके लिए उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम था क्रिस्कोग्राफ। ये देखिए क्रिस्कोग्राफ और रेजोनेंट रिकॉर्डर भी बनाया था। क्रिस्कोग्राफ से उन्होंने ये बताया कि जो है पेड़-पौधे भी जो है बढ़ते हैं, है ना? और रेजोनेंट जो रिकॉर्डर था उससे उन्होंने ये बताया कि पेड़-पौधे भी प्रतिक्रिया देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये काम किया था जगदीश चंद्र बसु जी ने, ठीक है? और ये बात जो है हरित को उनकी ताई ने बताई। स्पर्श, तो वो स्पर्श यानी होता है छूना, टच, है ना? ये देखिए मैंने चित्र में भी बताया है, ये किसी का हाथ है और वह फूलों को छू रहा है, स्पर्श। तो ये जो आप स्पर्श करते हो जब, तो ये भी जो है प्रतिक्रिया देते हैं, है ना? हमको वो उ उस प्रतिक्रिया हमको कई बार दिखाई नहीं देती है ना? या हम उनको सुन नहीं पाते हैं, तो हम नहीं समझते हैं कि वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं नहीं, लेकिन जो जगदीश चंद्र बसु जी ने जो बनाया है रेजोनेंट रिकॉर्डर और क्रिस्कोग्राफ उससे हम पता कर सकते हैं, ठीक है? तो वो तो विज्ञान है, साइंस है, तो वो तो सिद्ध हो चुका है, तो अब हमको बातों को मानना भी है, ठीक है? क्योंकि विज्ञान में तो कोई बात केवल कहानी बोलकर नहीं बताई जाती, उसको सिद्ध किया जाता है, तो ये बात भी सिद्ध है, ठीक है? तो स्पर्श आदि का भी पेड़-पौधों को ध्यान होता है। पेड़-पौधे जो है उसकी प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है? तो आज सॉरी इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है? नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा और आप लोग जो है वो वीडियो नहीं देखोगे, ये मुझे पता है। बड़ा वीडियो देखते हो 20 मिनट है, 15 मिनट है, बस टाइम देखते हो। वीडियो में क्या दिया है वो आप लोग नहीं देखते हो, ठीक है? तो ये वीडियो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे, ठीक? लेकिन एक बार नए शब्दों पर ध्यान देते हैं। तो हमारे जो नए शब्द थे आँगन, है ना? मालूम है आपको आँगन के बारे में और दूसरा था बगीचा, ठीक है? ये देखिए बगीचा, चित्र से ही पता चल जा रहा है आपको, है ना? आप समझ जाते हो कि ये क्या है। फिर उसके बाद क्यारी मैंने बताया ना ये क्यारी क्या होता है? अगर नहीं समझ में आया फिर से देखिए वीडियो, ठीक है? और गमला, देखिए चित्र देख के आपको पता चल जा रहा है कि क्या है गमला और बेल, बेल भी आप देखिए, ठीक है? इसके बारे में भी मैंने बताया है आपको। हाथ बटाना, सहायता करना, है ना? आप भी अपने माता-पिता का हाथ बटाते हो नहीं? कामों में आप घर पे ही हो, तो आप जो लड़कियाँ हैं वो माँ की मदद करती होंगी और जो लड़के हैं वो बाहर जाके कुछ सामान लाने करने का काम कर रहे होंगे, है ना? लड़कियाँ भी करती है, मैं बस जस्ट ऐसे ही कॉमन जो होता है वो बता रहा हूँ आपको। सभी लोग करते हैं, सभी लोग हाथ बटाते हैं, ठीक है?
लगन, अच्छा ये पीछे चला गया। लगन मैंने बताया कि कोई भी कार्य जब हम मन लगाकर करते हैं तो उसको हम कहते हैं लगन, उस भाव को कहते हैं हम लगन। तो आप भी लगन से पढ़ाई कीजिए, ठीक है? और पीठ थपथपाना, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, तो माता-पिता हमारी पीठ थपथपाते हैं ना, अच्छे कामों में तो माता-पिता हमारी पीठ थपथपाते ही हैं, शाबाशी देना, है ना? ये भी हमने पढ़ा आज। डूब जाना, किसी कार्य को करते समय बहुत ध्यान मग्न हो जाना, जैसे हरित जो है गिटार बजाने में डूब जाता था, ठीक है? दृष्टि यानी नज़र, और जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में बताया, इन्होंने ही बताया था कि पेड़-पौधों में जीवन है और वह प्रतिक्रिया भी देते हैं, ठीक है? और फिर अंत जो शब्द था, जो हमने नया सीखा, स्पर्श यानी क्या होता है? छूना, टच करना, ठीक है? तो यहाँ पर जो है हम ये कक्षा यहाँ पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे का पाठ हम पढ़ेंगे। अभी तक ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।